Hello everyone, this is Vandana Mishra and today we are going to start our Lakshmikant in which we are going to discuss part 1. आज हम पार्ट 1 पढ़ेंगे लक्ष्मीकांत का जिसमें कुछ चैप्टर्स हैं। हम आज पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। हम इसको पूरा लाइन बाय लाइन कंप्लीट करेंगे बुक से। अब हम ये चैप्टर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्यों पढ़ते हैं? हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड इसलिए पढ़ते हैं कि हम जो इंडिपेंडेंट बने हैं आज 15 अगस्त 1947 में जब हम आज़ाद हुए, तो उससे पहले भारत में ऐसे क्या क्या चेंजेस आए, भारत में ऐसा क्या क्या ब्रिटिश सरकार द्वारा करा गया जिसके कारण हमें अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की ज़रूरत पड़ी। द ब्रिटिश केम टू इंडिया इन 1608। जो ब्रिटिश थे वो भारत में आए थे 1608 में एज ट्रेडर्स। वो आए थे व्यापारी के रूप में भारत में, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। और जिस कंपनी के रूप में आए थे उस कंपनी का नाम है ईस्ट इंडिया कंपनी, which had the exclusive right of trading in India under the charter granted by the Queen Elizabeth I in 1600। और क्या हुआ था, उन्होंने जो वहाँ की महारानी थी, महारानी का नाम क्या है, क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट, उन्होंने 1600 सेंचुरी में 1600 ईयर में महारानी एलिजाबेथ से एक चार्टर पे साइन करवा मांगा था कि आप हमें आज्ञा दीजिए कि जैसे यूरोप में और देश हैं, क्योंकि यूरोप में उस टाइम बहुत सारे देश हुआ करते थे, तो उसमें से यूरोप में जो और बहुत सारे देश हैं, तो उन सभी देशों को, जैसे फ्रांस हो गया, पोर्तुगीज़ हो गया, डच वगैरह जितने भी देश थे, सब आगे बढ़ रहे थे और ये सोच रहे थे कि हमें भी ईस्ट इंडिया कंपनी, हमें भी भारत में जाके एक ऐसी कंपनी बनानी होगी। क्योंकि देखो उस टाइम पे प्रॉब्लम क्या था, एक रीज़न ये होता है कि यूरोप में बहुत ठंडा एरिया है वहाँ का, ठीक है, तो वहाँ के लोगों को स्पाइसेस वगैरह, क्लोव वगैरह, ये जितने मसाले वगैरह जो चाहिए होते थे वो लोग एशिया या फिर अफ्रीका वाली कंट्रीज से आके गेन करते थे। लेकिन जब ये टर्किश एम्पायर में जब लैंड रूट का बहुत इशू आया, अरब और इस्लामिस्ट, अरब और क्रिश्चियनिटी में जब लड़ाई स्टार्ट हुई, तब फिर लोगों ने क्या करा, नए नए सी रूट ढूंढने की कोशिश करी। लोगों ने कोशिश करी कि हम एक ऐसा रास्ता ढूंढेंगे जिससे हम समुद्र के मार्ग के द्वारा अफ्रीका और एशिया जैसे विभिन्न देशों में जाके प्रवेश करेंगे। उसमें से जो कंट्री नेक्स्ट निकली थी वो ब्रिटेन निकली थी। ब्रिटेन ने क्वीन, अपनी महारानी क्वीन एलिजाबेथ से परमिशन मांगी कि महारानी हमें परमिशन दीजिए कि हम 1600 में उन्होंने उसको परमिशन दे दी कि जाइए आप जाके अब अपनी कंपनी में व्यापार कीजिए। In 1765 the company which till now had purely trading function obtained the दीवानी राइट्स ओवर रिवेन्यू एंड सिविल जस्टिस। अब क्या होता है, जब वो लोग पहुंचते हैं 1600 में, तो 1600 के बाद 1765 एक ऐसा पीरियड होता है जिस, क्योंकि देखो 1757 में, जैसे कि आप लोग जानते हो, जो हमारा 1757 ईयर है उसमें क्या हुआ था, बैटल ऑफ प्लासी हुआ था, प्लासी का युद्ध हुआ था। उसके बाद बैटल ऑफ बक्सर होता है 1765 में, तो 1764 में, तो उसी के टाइम पे 1765 में कंपनी टिल नाउ हैड प्योरली ट्रेडिंग फंक्शन ऑब्टेन दी दीवानी। तो कंपनी को क्या मिल गया था, ट्रेडिंग फंक्शन मिल गया था, दीवानी राइट्स मिल गए थे। अब ये दीवानी का मतलब क्या होता है, दीवानी का मतलब होता है राइट ओवर रेवेन्यू एंड सिविल जस्टिस, यानी कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटेन की है उसको अब रेवेन्यू यानी पैसे से रिलेटेड और सिविल जस्टिस यानी जस्टिस जो न्याय से रिलेटेड जितने भी राइट्स हैं वो सारे राइट्स किसके हाथ में चले गए हैं, कंपनी के, ऑफ बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा के एरिया के। तो 3 एरिया याद रखनी है, बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा। दिस स्टार्टेड इट्स कैरियर एज अ टेरिटोरियल पावर। अब 1765 से जो कंपनी का कैरियर स्टार्ट हुआ था वो एक टेरिटोरियल पावर के रूप में स्टार्ट हुआ था। पहले कंपनी का मकसद था सिर्फ व्यापार करना, लेकिन आगे चलते चलते कंपनी का जो मकसद हुआ वो क्या हुआ, अपने टेरिटरी को बढ़ाना, अपने साम्राज्य को बढ़ाना। इन 1858 इन द वेक ऑफ सिपॉय म्यूटिनी। अब क्या होता है भारत में, जब देखो जब हमें कोई परेशान करता है तो एक लिमिट होती है, जिस लिमिट को अगर कोई क्रॉस करेगा तो उसके बाद क्या होता है कि सामने वाला इंसान अपोज करेगा। तो 1858 में क्या होता है, 1857 की जो क्रांति थी, 1857 की जो क्रांति थी, उसने सारे देश को हिला के रख दिया। सारे ब्रिटिश के जितने भी ऑफिसर्स थे उनको हिला के रख दिया। उनको ये बताया कि आप हमारे देश में आके हमारी ही जो संप्रभुता के साथ जो ये कर रहे हो तो वो सही नहीं है, जिसके कारण 1857 में क्या हुआ, बहुत बड़ी क्रांति हुई जिसमें झांसी लक्ष्मीबाई और बहुत से तात्या टोपे जैसे बहुत सारे लोगों ने भाग लिया। और साथ ही साथ क्या हुआ
अब ये बात किसको पता चलती है? ये बात पता चलती है वहाँ की महारानी को, वहाँ की क्वीन को, कि यहाँ पे क्या चल रहा है, कि इंडिया में जो ब्रिटिश सरकार है, जो ब्रिटिश कंपनी काम कर रही है, वो लोगों के साथ गलत कर रही है, जिसके कारण लोगों को क्या हो रहा है, लोगों का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है और वो क्रांति जैसी घटनाओं का अंजाम दे रहे हैं। इन 1858 इन द वेक ऑफ सिपाही म्यूटिनी। अब 1858 में क्या होती है? सिपाही म्यूटिनी। सिपाही म्यूटिनी का मतलब होता है कि जिसमें सभी सैनिक लोग क्या करते हैं, आक्रमण जैसी कंडीशन को क्रिएट करते हैं। द ब्रिटिश क्राउन एज्यूम्ड डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द गवर्नेंस ऑफ इंडिया। अब जो ब्रिटिश क्राउन है वो बोलता है कि नहीं, अब हमें इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी, अब हमें कंपनी को हटाकर अपने खुद को रिस्पॉन्सिबल बनाना होगा। ये कब की बात है? 1858 की, ठीक है। दिस रूल कंटिन्यूड अंटिल इंडिया वॉज ग्रांटेड इंडिपेंडेंस ऑन 15 अगस्त 1947। और कंपनी का रूल कब तक चला? 15 अगस्त 1947 तक। क्वीन एलिजाबेथ यानी कि ब्रिटेन की जो गवर्नमेंट है उसने अपना पूरा कंट्रोल भारत पे करा। विथ इंडिपेंडेंस केम द नीड। अब हम आज़ाद तो हो गए, ठीक है, फिर 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ, लेकिन इंडिपेंडेंस के साथ साथ हमें चाहिए था हमारा खुद का एक संविधान, द नीड फॉर अ कॉन्स्टिट्यूशन। हैंस अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज फॉर्म्ड फॉर दिस पर्पस। अब उसके लिए हमने क्या बनाई? अपनी संविधान सभा यानी कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई फॉर दिस पर्पस इन 1946। Okay. With the independence came the need for a So in 26 January 1950, hence a constituent assembly was formed for this purpose in 1946 and on January 26, 1950, तो 26 जनवरी 1950 को हमने क्या करा? अपना संविधान बना के तैयार करके और उसको अपना लिया था। हालांकि हमारा संविधान 26 नवंबर 1939 को अपना बन गया था, लेकिन जैसे कि जवाहरलाल नेहरू द्वारा पूर्ण स्वराज की कसम खाई गई थी 26 जनवरी 1930 को, कि हम अगला अपना जो स्वराज है, अपना जो इंडिपेंडेंस है, वो 26 जनवरी 1950 को अपना बनाएंगे, आने वाली 26 जनवरी को ही मनाएंगे। जिसके कारण क्या हुआ? 26 नवंबर की जगह हमने अपने संविधान की जो इतने भाग थे उनको 26 जनवरी 1950 में जाके पूरा अपनाया। द कॉन्स्टिट्यूशन केम इन टू बींग, हाउ एवर वेरियस फीचर इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी हैव देयर रूट इन द ब्रिटिश रूल। अब हमने अपने संविधान में बहुत सारी चीज़ें अपनाई हैं, बहुत सारे फीचर्स अपनाए हैं। देयर वर सर्टेन इवेंट्स इन द ब्रिटिश रूल दैट रेड डाउन द लीगल फ्रेमवर्क फॉर द ऑर्गेनाइजेशन एंड फंक्शनिंग ऑफ गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन इन ब्रिटिश इंडिया। इसका मतलब क्या है? देयर वर सर्टेन इवेंट्स इन द ब्रिटिश रूल दैट लेड डाउन द फ्रेमवर्क ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। इसका मतलब है यहाँ पे ब्रिटिश रूल में बहुत सारे ऐसे इवेंट्स हुए थे, ऐसे काम हुए थे जिसको हमने अपने संविधान सभा में उसको इंक्लूड करने की कोशिश करी और ये देखने की कोशिश करी कि जो उनके द्वारा गलतियां की गई हैं वो हमारे द्वारा गलतियां ना की जाएं, या उनके द्वारा जो अच्छे प्रयास किए गए हैं वो हम अपनाएं, ठीक है। These events have greatly influenced our constitution and polity. They are explained here in chronological order under the two major headings. तो इस चैप्टर में हमें टू मेजर्स हेडिंग के बारे में डिस्कस करना है। पहली हेडिंग है द कंपनी रूल। कंपनी रूल कब से कब तक स्टार्ट हुआ है? कंपनी रूल स्टार्ट हुआ है 1773 से लेके 1858, क्योंकि 1858 क्या है? ये 1858 एक ऐसा पीरियड है जिसमें हमारी 1857 की क्रांति हुई थी, और उस क्रांति के बाद जो ईस्ट इंडिया कंपनी को हटा के गवर्नमेंट यूके की गवर्नमेंट के द्वारा हमारे भारत पे कंट्रोल किया गया था, जहाँ से स्टार्ट होता है क्राउन रूल। तो क्राउन रूल कहाँ से स्टार्ट होता है? 1858 से लेके 1947 तक, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं कंपनी रूल। कंपनी रूल क्या बोलता है? कंपनी रूल स्टार्ट होता है 1773 से लेके 1858 तक। रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, दिस एक्ट वाज ऑफ ग्रेट कॉन्स्टिट्यूशनल इंपॉर्टेंस एज। अब ये रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 जो बोलता है वो बहुत ही बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल इंपॉर्टेंस लेके आता है। व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्स्टिट्यूशनल इंपॉर्टेंस? यानी कि संविधान में होने वाला, यानी कि भारत में होने वाला बहुत बड़ा, बहुत ही महत्वपूर्ण संशोधन या फिर बहुत ही महत्वपूर्ण एक्ट लाया गया था जिसको बोलते हैं रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। इसका पहला पॉइंट क्या बोलता है? इट वॉज द फर्स्ट स्टेप टेकन बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट। अब देखो मैं पहले क्लियर करती हूँ, हमने यहाँ से लेके यहाँ तक इस पैराग्राफ में जो पढ़ा था वो पूरा समरी पढ़ा था। समरी का मतलब हमने पूरा पढ़ा कि कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई, फिर वो चली गई, फिर क्वीन का शासन आया, फिर किस तरीके से हम आज़ाद हुए। अब हम जो पढ़ रहे हैं वो कंपनी रूल से स्टार्ट कर रहे हैं, यानी कि हम स्टार्ट कर रहे हैं कि वो पहला कदम जो
ब्रिटेन की गवर्नमेंट के द्वारा भारत की ईस्ट इंडिया यानी कि ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी जो भारत में रहने आई थी उसके खिलाफ या फिर उसके द्वारा उनके लिए एक कदम बढ़ाया गया। तो उस कदम का पहला पॉइंट है, इट वॉज द फर्स्ट स्टेप टेकन बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू कंट्रोल एंड रेगुलेट द अफेयर्स ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया। यानी कि ये जो कंपनी रूल रेगुलेटिंग एक्ट 1773 था वो पहला स्टेप था ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा टू कंट्रोल एंड रेगुलेट द अफेयर ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया। तो ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में क्या काम करती है उसको कंट्रोल करने की जिम्मेदारी किसकी थी? ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उठा ली थी रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 के द्वारा। सेकेंड पॉइंट बोलता है, इट रिकॉग्नाइज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम द पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन ऑफ द कंपनी। अब जो गवर्नमेंट थी ब्रिटिश गवर्नमेंट उसने रिकॉग्नाइज करा। रिकॉग्नाइज का मतलब उसने मान लिया कि अब हम इंडिया में जो ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे ब्रिटेन की गई है उसको हम पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन, पॉलिटिकल का मतलब होता है कि वो इलेक्शन, पॉलिटिकल का मतलब नॉर्मली क्या होता है कि आप अब इलेक्शन वगैरह में पार्टिसिपेट करोगे, आप लोगों के बारे में पॉलिटिकली बातें करोगे, उनको बताओगे कि हम अच्छे हैं, मतलब ये सब पॉलिटिकली बातें करना, ठीक है। और एडमिनिस्ट्रेटिव का मतलब होता है कि आप वहाँ की डिफेंस, वहाँ की सिक्योरिटी, वहाँ के जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क होते हैं वो सब आप कंट्रोल करोगे, ठीक है। थर्ड पॉइंट बोलता है, इट लेड द फाउंडेशन ऑफ सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। तो भारत में सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन लाने वाला जो पहला एक्ट था वो था रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। तो टोटल 3 पॉइंट याद रखने हैं। पहला पॉइंट क्या था कि ये पहला स्टेप लिया गया था ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को कंट्रोल और रेगुलेट करने के लिए। दूसरा, ये पहली बार ऐसा हुआ था कि इसको पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन ऑफ द कंपनी माना गया था। तीसरा, इट लेड द फाउंडेशन ऑफ सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। व्हाट आर द फीचर्स ऑफ दिस एक्ट वर एज फॉलो। अब हम पढ़ेंगे इस एक्ट के कुछ फीचर्स, ठीक है। पहला फीचर क्या बोलता है, इट डिजाइन द गवर्नर ऑफ बंगाल एज द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल एंड क्रिएटेड एन अब देखो, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी तो भारत में 1600 में ही आ गई थी, लेकिन जो 1773 का एक्ट था वो ऐसा खास क्यों बना, ये हमारे दिमाग में बहुत बार आता है। तो उसका आंसर है कि उसमें जो गवर्नर ऑफ बंगाल था उसको बना दिया गया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, यानी कि उसकी पावर को बहुत बढ़ा दिया गया, उसकी पावर को बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर दिया गया। एंड क्रिएटेड एन एग्जीक्यूटिव काउंसिल, और उसके लिए एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाई गई जिसमें सिर्फ 4 मेंबर उसको दिए गए। द फर्स्ट सच गवर्नर जनरल वॉज लॉर्ड वारन हेस्टिंग। तो पहला गवर्नर जनरल जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के रूप में बना, यानी कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो बना पहला इंसान, उसका नाम था लॉर्ड वारन हेस्टिंग्स। तो हमको क्या याद रखना है कि 1773 का वो एक्ट था जिससे गवर्नर ऑफ बंगाल की पोजीशन को बहुत बड़ा करके गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया गया और उसको एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल दी। एग्जीक्यूटिव का मतलब जैसे पीएम की कैबिनेट होती है उसी प्रकार से उसको एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल दी गई और उस एग्जीक्यूटिव काउंसिल में 4 मेंबर दिए गए उसको, और उसमें से फर्स्ट सच गवर्नर जनरल वॉज लॉर्ड वारन हेस्टिंग्स। इट मेड द गवर्नर ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास प्रेसिडेंसी सबऑर्डिनेट टू द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। अब क्या हुआ, जो बॉम्बे और मद्रास की जो प्रेसिडेंसी थी, वहाँ का जो शासन था, उसको किसको कंट्रोल में करने के लिए दे दिया, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। अनलाइक अर्लियर व्हेन द 3 प्रेसिडेंसीज वर इंडिपेंडेंट ऑफ वन अनदर। लेकिन जो बंगाल, बिहार और उड़ीसा था उसको अभी अलग अलग रखा, लेकिन जो बॉम्बे और जो मद्रास प्रेसिडेंसीज थी उसको बंगाल के अंदर सबऑर्डिनेट या फिर मिक्स कराया। इट प्रोवाइड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट एट कैलकाटा 1774 कंप्राइजिंग 1 चीफ जस्टिस एंड 3 अदर जजेस। यानी कि 1773 ऑफ रेगुलेटिंग एक्ट इज ऑल्सो स्टेटेड दैट इट ऑल्सो इन्वॉल्व द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट, यानी कि उसने सुप्रीम कोर्ट को बनाया कलकत्ता में इन 1774 एंड कंप्राइजिंग 1 चीफ जस्टिस एंड 3 अदर जजेस। इट ऑल्सो प्रोहिबिट द सर्वेंट ऑफ द कंपनी फ्रॉम इंगेजिंग इन एनी प्राइवेट ट्रेड। और इसने अपने जो कंपनी के वर्कर्स थे, जो सर्वेंट थे ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ ब्रिटेन के, उनको ये बोला गया, इनको धमकाया कि आप कोई भी प्राइवेट एक्टिविटी में, क्योंकि हो क्या रहा था कि 1773 तक जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी बहुत ज़्यादा करप्ट हो गई थी, वहाँ के लोग बहुत ज़्यादा करप्ट हो गए थे, बहुत ज़्यादा करप्शन वगैरह में इन्वॉल्व हो गए थे। तो गवर्नमेंट ने बोला, उसको वार्निंग दी कि हम आपको वार्निंग देते हैं कि आप कोई भी प्राइवेट इलीगल ट्रेड एक्सेप्ट नहीं करेंगे और कोई भी ब्राइब या कोई भी करप्शन वगैरह आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ठीक है।
लास्ट पॉइंट बोलता है इट स्ट्रेंथन द कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट ओवर द कंट्री। इसने क्या करा, ब्रिटिश गवर्नमेंट का जो कंट्रोल था वो पूरी कंपनी पर बना के रखा। किसने, इस रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। सो इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एक्ट बिकॉज इट ऑल्सो स्ट्रेंथन द कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट ओवर द कंपनी। तो आपसे पूछ सकता है ऐसा कौन सा एक्ट था जिसके द्वारा ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ ब्रिटेन जो इंडिया में आई हुई थी उस पर बहुत ज़्यादा कंट्रोल बनाया। वो था रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। और रेगुलेटिंग का मतलब ही होता है रेगुलेट करना, कंट्रोल करना, ठीक है। बाय रिक्वायरिंग द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स गवर्निंग, अब उन्होंने क्या करा कि कंट्रोल करने के लिए, अब कंट्रोल तो ऐसे कोई कर नहीं सकता, तो कंट्रोल करने के लिए हमें तो कुछ भेजना पड़ेगा। तो ब्रिटेन की जो महारानी या फिर वहाँ की जो गवर्नमेंट थी उन्होंने भेजा COD यानी कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, द गवर्निंग बॉडी ऑफ द कंपनी। एक ऐसी बॉडी भेजी जो कंपनी को देखेगी कि कंपनी कैसे काम कर रही है। हम तो रह रहे हैं ब्रिटेन में, इंडिया में क्या हो रहा है उसको कौन देखेगा, तो उसके लिए भेजा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, एक गवर्निंग बॉडी ऑफ कंपनी, टू रिपोर्ट ऑन इट्स रेवेन्यू, सिविल एंड मिलिट्री अफेयर्स इन इंडिया। और ये देखने के लिए बोला कि आप जाइए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जी और बैठिए कंपनी के साथ और देखिए कि वो कैसे उसके रेवेन्यू, कैसे उसके सिविल और कैसे उसके मिलिट्री अफेयर यानी कि सेना वगैरह जो अफेयर्स हैं उनको कैसे भारत में कंट्रोल कर रही है। सो हमने आज कंप्लीट करा है रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। इन नेक्स्ट वीडियो आई विल गोइंग टू कवर द अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1781। सो थैंक यू सो मच। और आप इस चैप्टर को जब पढ़ें तो बुक अपनी साथ में खोल के रखें और हम ये चैप्टर्स पूरे कंप्लीट करेंगे लगातार। थैंक यू वेरी मच।